नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है संघवाद के बारे में है कि भारत देश का संघवाद फेडरलिज्म किस प्रकार से काम कर रहा है, खासकर कोविड के दौर में। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर काफी ज्यादा प्रश्न उठाए गए हैं। सेंटर और स्टेट में खींचतान की स्थिति देखने को मिल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया है, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये सेंट्रल सर्विसेज में जो सर्वेंट्स है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सेंट्रल सर्विसेज में, इनको जो रूल्स गवर्न करते हैं उनमें सरकार के द्वारा कुछ बदलाव लाए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर डाले गए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे, तो उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा तीसरा आर्टिकल है, ये बात करता है कि जब भी हम हमारे शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को शुरू करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को शुरू करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हम हमारे स्कूल कॉलेज किस पद्धति में हम शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी चीज़ों को ध्यान रखते हुए। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर और लिंक्डइन से जुड़ने की लिंक मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि निम्न में से किस वर्ष को यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर घोषित किया गया है। आपका ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2021, ऑप्शन सी है 2023 या ऑप्शन डी 2025। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वर्णनात्मक प्रश्न नंबर आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आज का वह है कि आप इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरलिज्म कैसे कह सकते हैं, मतलब जो भारतीय संघवाद है उसको अर्ध संघवाद किस तरीके से माना जा सकता है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो पहला आर्टिकल है अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करता है, पर जरूरी संघवाद फेडरलिज्म के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि नीति आयोग के जो मेंबर है, अलग अलग फील्ड के मेंबर होते हैं नीति आयोग में। तो जो स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनोद पॉल, इन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है काफी पुअर मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, मतलब यहाँ पे केंद्रीयकरण की कमी है। तो हमारे देश में जहाँ पर इतने सारे राज्य है, जहाँ पे हमारे देश में संघवाद का मॉडल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अडॉप्ट किया है, वहाँ पर जब ऐसा कथन आता है तो जरूर एक चर्चा शुरू होती है कि किस प्रकार से हमारे देश का संघवाद है और आज की स्थिति में ऐसा क्या हो गया कि हमें इसको चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर बताया गया है राइटर के द्वारा, भले ही ये कथन आया है लेकिन देखने को अगर मिले तो हमारे देश में केंद्रीयकरण जो है चीजों का, शक्तियों का, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी के बाद में अगर देखें हम, तो ऐसा कई दफ़ा देखने को मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर गवर्नर, जो कि राज्यपाल, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, तो गवर्नर की पावर को यूज करके बहुत सी गवर्नमेंट को यहाँ पर डिसमिस किया गया है। वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लाई गई है, विधानसभाओं को भंग किया गया है, यहाँ पर जो आपकी असेंबली रहती है उसको डिसॉल्व किया गया है। तो इस स्थिति पे काफी बार ये देखने को मिला है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती है जब भी राज्यों में अपोजिशन पार्टी की सरकार होती है। तो ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा था इमरजेंसी के टाइम पे। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय पर एजुकेशन, जो कि स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, यहाँ पर शिक्षा जो है, जो कि हमारी राज्य सूची में हुआ करता था, उसको शिफ्ट करके समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब अब इस पे स्टेट और केंद्र दोनों का, जो राज्य और केंद्र दोनों है, दोनों सरकारों की शक्तियां हैं कि उससे संबंधित कानून बना सकती है। नहीं तो उससे पहले, इमरजेंसी के पहले अगर हम देखें तो एजुकेशन जो है वो पूर्ण रूप से एक राज्य का सब्जेक्ट था। उसके अलावा अगर हम देखें रिसोर्स एलोकेशन, जो संसाधन है उसके वितरण की बात करें, और साथ ही साथ जो वेलफेयर स्कीम से जन कल्याणकारी योजना है, इसके द्वारा भी हमको यहाँ पे सेंट्रल अपना डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व जमाते हुए दिखती है। अगर हम देखें जिस प्रकार से जीएसटी लाया गया था, बहुत से राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जीएसटी
के कारण जो इनका राजस्व वसूला जाता था, जो इनकी इनकम होती थी, वो प्रभावित हो गई। तो यहाँ पर जीएसटी की जब मीटिंग हुई, जब पहली बार जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, तो अगर हम पिछले वर्ष भी देखें तो कई खींचतान मची रही राज्यों और केंद्र के बीच में कि हमको हमारा हिस्सा नहीं मिल पाया है। जो कॉम्पनसेशन की बात की गई थी वो भी हमें नहीं मिल पाया और उस पर सेंटर का उतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। अभी जब भी जीएसटी की मीटिंग होती है तो इसमें ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा चलते आया है। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि सेंटर ने काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स में यहाँ पे इंक्रोच करा है, क्योंकि ऐसी बहुत सी जगह है, ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पर केवल स्टेट कानून बना सकता है और स्टेट का डोमिनेंस रहता है, प्रभुत्व रहता है। लेकिन सेंटर ने क्या किया है, सेंटर ने यहाँ पर अपनी अलग से एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लाकर, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम्स लाकर यहाँ पर डायरेक्टली उन डोमेन्स में भी इंक्रोच करा है जहाँ जो कि स्टेट के सब्जेक्ट है, जैसे एजुकेशन और हेल्थ। इसमें कई स्कीम सरकारों के द्वारा, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। उसके अलावा अगर हम सेंटर और सेंटर कैपिटल के रिलेशन की बात करें, मतलब सेंटर और स्टेट के अगर हम रिलेशन की बात करें, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ना केवल आर्थिक शक्ति में सेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं राइटर द्वारा बताया गया है कि आपका जो इकोनॉमिक पावर में सेंट्रलाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन के द्वारा, केंद्रीय जो राजनीतिक केंद्रीकरण के द्वारा आ रहा है। इसी की बात अगर हम आगे करें तो यहाँ पर बहुत से इंस्टीट्यूशंस है, उसमें भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जैसे एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव एग्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, खासकर ये अपने आप में एक चिंता का विषय बनता है हमारे संघवाद के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार देखा जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, एनआईए, इनका इस्तेमाल किया जाता है उन राज्यों की सरकार के खिलाफ और उसमें जो मंत्री है या उनके जो एमएलएस है उनके खिलाफ जो कि अपोजिशन के हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो केंद्रीय एजेंसीज हैं इनका कई बार गलत इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जब भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें जो वाइस चांसलर जो है, जो कुलपति या उपकुलपति का जो यहाँ पर नामांकन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है राज्य सरकारों के द्वारा, उसमें भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार की बहुत ज़्यादा दखलंदाजी होती है। उसके अलावा डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम जो है, अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, कैश ट्रांसफर की स्कीम जो है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया है। इस और पे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए केंद्र सरकार उन मामलों में, उन विषयों में भी यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाती हुई दिखती है जहाँ पर उनको शक्ति नहीं मिली है। उसके अलावा हाल ही में अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने सारे राज्यों के जो डीएम्स थे उनसे सीधी वार्ता करी। अब यहाँ पर इसकी आलोचना ये की गई कि आपने बिना राज्य सरकार को साथ में लिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने सीधे डीएम से यहाँ पर अपना जो भी डिस्कशन है वो साझा किया। उसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा भी एक मीटिंग की गई जिसमें जो स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं उनके द्वारा उनसे डायरेक्ट मीटिंग की गई। इसमें भी आपने राज्यों को बाईपास किया है, ये भी आरोप लगाया गया है काफ़ी ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो ये अपने आप में कुछ विषय है जो कि हमेशा चर्चा के रहे। उसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल सेंस में देखें तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल कमेंट भी किए गए हैं राइटर ने इस आर्टिकल में। सबसे पहले बात की गई है कि एकीकृत करने का एजेंडा रहा है रूलिंग गवर्नमेंट में जो पार्टी है उसका, बीजेपी का। तो होमोनाइजेशन यहाँ पे एक एजेंडा हमेशा से बना हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो रीजनल आइडेंटिटीज जो है डिफरेंट अपनी अलग अलग हिस्सों में, उनको कहीं ना कहीं एक पैन इंडिया ट्रेडिशन में ढालने की बात की गई है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसकी जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा। तो यहाँ पर फेडरलिज्म, एक अंतिम लाइन ये बताई गई है कि फेडरलिज्म इज डिपेंडेंट ऑन कोलिशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। मतलब यहाँ पे आपका जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, ये एक गठबंधन और साथ ही साथ जो आपकी सांस्कृतिक विविधता है अलग अलग हिस्सों की, उन पर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं कि जब हमारे देश में इतनी विविधता है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगर संघवाद जो है वो भी इसी विविधता का एक उदाहरण है जहाँ पे राज्यों को शक्ति दी जाती है, वो अपने रीजन के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और यही हमारे संविधान की मूल भावना भी कहती है। एक ट्रेंड हमें देखने को मिला है खासकर लैंग्वेजेस के सेंस में। जब भी हम रीजन की बात करते हैं तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी रही है। तो अगर हम 1991 से 2011 के जनगणना सेंसस देखें
तो हिंदी स्पीकिंग जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी तेजी से बढ़ी है, जो 39.29% 1991 में थी, वही 2011 में ये 43.63% हो गई। वही अगर हम बंगाली या मराठी जैसी या तेलुगु जैसी भाषाओं की बात करें तो इनके आंकड़े पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा घटे हैं, जो कि अपने आप में डाइवर्सिटी जो है हमारे देश में उसको ख़त्म करने के लिए या उसको कम होते हुए एक इशारा बताती है। चलिए, दूसरा आर्टिकल जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है जो कि सेंट्रल की सर्विसेज में है, उन पर सरकार द्वारा क्या रिस्ट्रिक्शन लाए गए हैं, नया क्या कानून लाया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सेंटर ने, केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशन रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किए हैं। इसके चलते हुए जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग रिटायर हो रहे हैं उन पर ये प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। तो क्या अमेंडमेंट किए गए हैं? तो गवर्नमेंट ने CCS पेंशन रूल्स 1972 जो है इसमें बदलाव किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आप इंटेलिजेंस, खुफिया या सुरक्षा एजेंसी से रिटायर होते हैं तो आप अगर कुछ राइटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब आप कोई अपने एक्सपीरियंस पे किताब लिखना चाहते हैं या अपना कोई भी चीज़ साझा करने जाते हैं, कोई भी लेख लिखना चाहते हैं, अगर आप रिटायर हो गए खुफिया या सुरक्षा एजेंसी से, तो आपको पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप कुछ ऐसा चीज़ लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई किताब लिख सकते हैं। अब ये जो खुफिया सुरक्षा एजेंसी की बात कर रहा हूँ, इसमें IB शामिल होता है, रॉ शामिल होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, CBI, NCB, BCF, CRPF, ITBP और CISF। ये कुछ प्रमुख एजेंसी है जो कि हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जो हमारी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी कहलाती है। अगर हम हाल ही में एग्जिस्टिंग रूल्स को देखें तो रूल 8 जो है CCS पेंशन रूल्स का, वो कहता है कि फ्यूचर गुड कंडक्ट शैल बी एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन एंड इट्स कंटिन्यूअंस। तो यहाँ पर अगर आपको अपनी पेंशन जारी रखनी है, ये ग्रांट बरकरार रखना है, तो ये डिपेंड करता है आपके फ्यूचर गुड कंडक्ट पे। मतलब आप रिटायरमेंट होने के बाद में भी क्या कंडक्ट कर रहे हैं वो भी सरकार देखेंगी। तो अगर यहाँ पे कोई भी मिसकंडक्ट किया जाता है तो वो आपकी पेंशन यहाँ पर बंद कर सकती है। तो अगर हम सर्विसेज में रिस्ट्रिक्शंस देखें एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से, CCS पेंशन रूल्स 1972 का रूल 7 कहता है कि रिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम रिसोर्टिंग टू और अवेटिंग एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक और कोवर्शन। तो हमने कई अलग अलग संस्थाओं में स्ट्राइक होते हुए देखा है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको विरोध करते हुए देखा है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सेना ने स्ट्राइक की। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर रूल 7 इन्हें बांध देता है किसी भी प्रकार की स्ट्राइक या कोवर्शन सरकार को दिखाने के लिए। उसके अलावा रूल 8 जो है वो कहता है एक्सेप्ट विद गवर्नमेंट सैंक्शन फ्रॉम owning or participating in editing management of any newspaper or other periodical publication or e-media। तो रूल 8 जो है, जो नियम 8 कहता है कि अगर आपको किसी न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट में एडिटर की भूमिका निभानी है या किसी पीरियडिक पब्लिकेशन है, कोई मासिक या साप्ताहिक यहाँ पर कोई पत्रिका है या ई-मीडिया पे अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आपको सरकार की परमिशन लेनी जरूरी होगी। उसके अलावा रूल 9 नियम 9 कहता है रिस्ट्रिक्ट्स गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन। तो आप अपना कोई भी ओपिनियन, कोई भी फैक्ट, कोई भी सरकार की नीति है उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो ये अपने आप में एक यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी, खासकर अगर क्रिटिसिज्म करने के सेंस में हो तो उस पर एक यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। उसके अलावा रूल 9 जो है वो कहता है इफ एन ऑफिशियल फॉर एनी मिसकंडक्ट रिटायर्स ही और शी में फेस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। तो अगर कोई मिसकंडक्ट के कारण कोई पर्सन, कोई ऑफिसर रिटायर होता है तो उन पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएंगी। उसके अलावा DOPT जो है उनके द्वारा एक प्रपोजल लाया गया था कि कई बार जैसा देखने को मिलता है कि बहुत से जो हमारे प्रशासनिक सेवाओं में जो अधिकारी है वो रिटायर होकर राजनीति ज्वाइन कर लेते, तो DOPT की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया था यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को कि आप 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रखिए, लेकिन जिसको नहीं माना गया। कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वायलेशन का हवाला देते हुए इस चीज़ को नहीं माना गया। उसके अलावा मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है
कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, एक राजनीतिक निष्पक्षता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण और उसकी प्रभुत्व, या साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है और उसे बनाए रखना है। ये सबसे मेन बात इन रूल्स की है। चलिए तीसरे आर्टिकल पे आते हैं, जो कि बात करता है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो पेंडेमिक के इस दौर में पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, हम लॉकडाउन में हैं। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशंस बंद किए गए थे, जो स्टैब्लिशमेंट बंद किए गए थे, वो हमारे शैक्षणिक संस्थान थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। तो यहाँ पर जब लगातार 1 वर्ष से ज़्यादा, करीब 1.5 वर्ष होने आया है, सारी चीज़ें बंद है यहाँ पर। तो बात की गई है कि इसके चलते हुए हमारे देश में डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है, और जो डिजिटल डिवाइड एग्जिस्टिंग है वो अपने आप में और बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक समय तो ऐसा आएगा जब सरकारों को यहाँ पर वो निर्णय लेना ही पड़ेगा स्कूल और कॉलेज ओपन करने का। लेकिन क्या स्थिति पड़ गई कि डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि हम हमारे हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन है, उस पर ज़्यादा जोर बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी प्राथमिकता प्रायोरिटी यही है। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बैक सीट पे चली गई है। तो अगर हम बात करें भारत जैसे देश की, तो ये कोई छोटा या कोई स्मॉलर कंट्री नहीं है। अपने आप में 70 से 80% जो जनसंख्या है उसको वैक्सीनेट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं जो हमारे केंद्रीय मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा ये ज़रूर कहा गया है कि वर्ष के अंत तक हम सभी लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे, लेकिन अपने आप में ये बहुत मुश्किल एक चीज़ होती हुई दिखती है कि ऐसा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज गवर्नमेंट के सामने चुनौती है। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन फॉर बिलो 18 एंड टीचर इज येट टू स्टार्ट इन इंडिया। तो भारत में जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इसमें हमने 60+ लोगों का सबसे पहले वैक्सीनेशन करा। उसके बाद में उनसे पहले सबसे पहले हमने फ्रंट लाइन वर्कर और जो जिनको एग्जिस्टिंग कुछ बीमारियां हैं उन लोगों को हमने यहाँ पे प्राथमिकता दी है। लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसी कैटेगरी स्टार्ट नहीं करी है जिसमें हम 18 वर्ष या उससे कम की आयु के लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ टीचर्स को भी हमने, जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए, उनको भी हमने वैक्सीनेट करने के लिए अभी तक कोई ऐसा पॉलिसी या प्रोग्राम नहीं फ्रेम अप करा है। तो अगर हम डेटा देखें तो हमारे देश में कहीं ना कहीं 3 मिलियन स्कूल टीचर्स जो है वो, उसके साथ में 1.3 मिलियन जो है टीचर्स जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्रमशः है। टोटल अगर स्टाफ मिला के देखा जाए तो ये आंकड़ा कहीं 6 मिलियन के आसपास जाता है, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है तो वहाँ पे क्लर्क रहते हैं, वहाँ पे ग्रुप सी और डी में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं। तो ऐसा टोटल आंकड़ा अगर हम देखें तो ये 6 मिलियन के करीब जाता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि कुछ कदम उठाए जाएं। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है हमें उनको टारगेट करके हम वैक्सीनेट कर सकते हैं अगर हम स्कूल रीओपन कर रहे हैं तो। दूसरी चीज़ ये बताई गई है कि जैसे 2 दिन पहले आपको खबर मिली कि सीबीएसई के द्वारा एग्जाम्स 12वीं की कैंसिल कर दी गई, और दूसरे राज्य धीरे धीरे अभी यही अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और अभी ये भी स्थिति बन सकती है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो बोर्ड को अलाउ कर भी सकते हैं। तो अगर ऐसा अलाउ करते हैं तो राइटर बताते हैं कि आप इन्हें शॉर्टेस्ट टाइम में, जितना शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल हो उसमें आप इन्हें कंडक्ट कराएं। जैसे मैक्सिमम 6 दिन में आप सारी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो कालावधि रहती है, जो ड्यूरेशन रहता है एग्जाम का, आप उसको कम कर सकते हैं। 2 आवर्स तक आप इसको कर सकते हैं और अलग अलग सेशंस बना सकते हैं। जैसे सुबह 9 से 11 का सेशन, दोपहर में 12 से 3 और 3 से 5 के, 3 सेशन डिवाइड करके आप कर सकते हैं। इससे होगा ये कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के जो हमारे नॉर्म्स हैं हम आसानी से पाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टीचर्स जो भी एग्जामिनेशन की ड्यूटी पर लगाए जाते हैं, इनको फुली वैक्सीनेटेड करिए या इन्हें पार्शियली वैक्सीनेटेड ज़रूर करिए। उसके अलावा जो सेकेंडली बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ये 3 या 4 मेन सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि जब सीबीएसई की भी एग्ज़ाम होंगी कि नहीं होंगी इसकी मंत्रणा चल रही थी, तो ये भी एक सुझाव दिया गया था। उसके अलावा जो रिस्पेक्टिव स्कूल्स हैं, जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मेल प्रैक्टिसेस ना हो, इसीलिए आप अलग अलग स्कूल से इन्विजिलेटर्स ला सकते हैं। मतलब एक ही शहर में अगर बहुत से स्कूल हो तो एक दूसरे स्कूल से टीचर इधर उधर ड्यूटी के लिए, इन्विजिलेटिंग के लिए भेजे जा सकते हैं। उसके अलावा आप 12वीं क्लास का केवल 50% वेटेज लीजिए। उसके अलावा जो आपकी प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस है उनका 50% आप वेटेज ले सकते हैं। क्लास 10 के भी मार्क्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़े मोटे मोटे सुझाव दिए गए हैं कि इस प्रकार से हम हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फिर से शुरू कर सकते हैं।
तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो ये समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।